हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 75वां टेस्ट है। यहाँ पे पूरी व्याख्या के साथ ये टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करेंगे। इसका जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और साथ ही टेलीग्राम पे बहुत सारे करंट अफेयर पॉइंट क्वेश्चन जो हो गया आर का आपको प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ वगैरह डलते हैं। तो ये जो ग्रुप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये सब चीज़ों को आप गेस कर सकें कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आज जो हम सॉल्व करेंगे हमारा 75वां टेस्ट है। 75 टेस्ट हो चुके हैं अब तक, 74 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये 75वां टेस्ट है और इसका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। तो आप इस टेस्ट को बिल्कुल सही से सॉल्व करिए। और देखिए, एक स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए कि आप 55+, बहुत दिन से हम कह रहे हैं कि आपका मिनिमम 55 क्वेश्चन हिंदी में सही होना चाहिए। और जीएस में कितना, तो जीएस में 85, तब आपका कहीं चांसेस बनेगा 200 में से जो है आप अगर इतना गेन करते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन आपका हिंदी सही रहता है। और साथ ही 85 क्वेश्चन आपका काट पीट के, यानी कि जो माइनस मार्किंग है उसके बियॉन्ड इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं ना, तब आप प्रीलिम्स के लिए तैयार रहेंगे। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस किया जाए। तो इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, एक वीडियो लाएंगे जिसमें ये है कि कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, आप देखेंगे कोई भी मतलब पेपर हो उसमें एक कुछ मेजर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन उन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो वो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, यानी कि जिनको चाहते हुए भी आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे कम फोकस करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे अपलोड होगी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। और जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, आप अभी से उसको पढ़ के रख लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और देखिए आर की वैकेंसी अभी आई है, 1 साल 1.5 साल गुजर गया जो है री एग्ज़ाम करवाने में। और ये एग्ज़ाम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपका जीएस और हिंदी प्रीलिम्स में रहेगा। साथ ही आपको बस एक पेपर रिटन रहेगा आपका, यशे और जो है लेटर उसमें रहेगा। एक पेपर आपको लिखना रहेगा। बाकी जो आपके यहाँ पे भी पेपर होंगे ना मेंस में, वो ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा मतलब लिखने को नहीं पड़ेगा। बाकी आप यूपीपीसीएस का मेंस देखेंगे ना, 8 पेपर होता है और सब में लिखना रहता है, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। तो ये पेपर आपको अधिकारी बनाने के लिए आर एग्जाम बहुत ही अच्छा है। इस मौके को, इस सुनहरे मौके को जाने मत दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी 11 फरवरी को जो 2024 में आप एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो कमी रह गई थी, उस कमी को इस बार दूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 4 महीने का टाइम है और अच्छे से इसका यूटिलाइज करिए और टाइम अपने आप बीत जाएगा। देखिए मार्च चला गया, अप्रैल आ गया, तो इस वजह से टाइम को बिल्कुल भी दिमाग में रखते हुए कि टाइम अब तेज़ी से गुजरेगा, गर्मी आएगी, बहुत दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए अच्छे से तैयारी करिए और इस बार ताकि प्रीलिम्स निकल जाए आपका। तो ये फोकस करिए कि 55 हिंदी में और 85 जो है काट पीट के जीएस में सही होना चाहिए, तब कहीं आप स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि 10 लाख फॉर्म पड़ा है, 443-45 के इर्द गिर्द सीटें हैं, तो उसके लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। साथ ही आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व किया करिए, तो लास्ट में बताया करिए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब नहीं बताएंगे तो आप लोग कब बताएंगे, कब जब एग्जाम हो जाएगा तब तो बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी से ये सब चीज़ें आप लोग कोशिश करिए कि जितना PYQ है, जितना टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, मन से और ढंग से सॉल्व करिए। जो भी नए शब्द आपको मिले तो उसको एक नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पे नोट करते हुए चलिए, ताकि जो आपको ना आता रहे ना उसका एक आपके पास नोट हो जाए, उसको आप 10 मिनट में 5 मिनट में रिवीजन कर सकें। तो ये सब स्ट्रेटजी होता है जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना एक टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। रूप, रोपना, रोटी, रुदन। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो रुदन जो है यह तद्भव नहीं है। यह कौन सा शब्द है, तो यह तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोना। तो रोना जो है यह तद्भव है और ये रुदन जो है यह तत्सम है। और पूछा भी गया है प्रश्न में कौन सा तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो रूप दिया हुआ है, तो रूप क्या हो जाएगा, तो रूप यहाँ पे
क्या होगा, यह तद्भव हो जाएगा। साथ ही रोपना भी यहाँ पे तद्भव होगा, रोटी भी यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रूप जो होगा इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रूप्य। रूप्य इसका सही तत्सम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे रोपना जो है इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा रोपण। रोपण इसका सही तत्सम हो जाएगा, सॉरी। और रोटी जो है इसका जो सही तत्सम होगा रोटिका हो जाएगा, रोटिका। तो यहाँ पे रुदन जो है यह ऑलरेडी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा रोना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग, सत्य। कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो लोग जो है यह तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा यह होगा लोक। लोक हो जाएगा इसका सही तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी लटन जो है तो लटन का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा लटकना। और सॉरी, लटन जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लटकना। और लोचन जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा लोयन हो जाएगा। और यहाँ सत्य जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। तो यहाँ पे पहले से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन सी लोग यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा लोक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। सलाई, सलाका, सवा, सवाई, लूक, उल्का, वह, असौ। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो सवा का सवाई दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? रीता, रीतिका, यह, अत्र, मीत, मित्रता, माथा, मस्तक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। माथा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा मस्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे रीता का जो रीतिका दिया हुआ है रिक्त हो जाएगा, रीता का जो हो जाएगा रिक्त हो जाएगा सही तद्भव। और साथ ही यह का जो यहाँ पे यह जो है इसका अत्र नहीं होगा, यह का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा एश। और रीता जो है यह तद्भव है, रिक्त जो है इसका तत्सम हो जाएगा। मीत का यहाँ पे मित्रता दिया हुआ है, तो मीत का मित्रता नहीं होगा, मित्र हो जाएगा सही तत्सम। तो यहाँ पे जो शब्द सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। साहू, साधु, सीढ़ी, सिद्धिका, सोंध, सेंधिका, सुमिरन, सुमिरन, सुमिरण। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में जो साहू का साधु दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सीढ़ी का यहाँ पे सिद्धिका नहीं होगा, श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी, श्रेणी। सोंध का यहाँ पे क्या होगा? तो सुगंध हो जाएगा, सोंध का सुगंध। और सुमिरन का यहाँ पे जो दिया हुआ है सुमिरन का सुमिरन, तो ये सुमिरन का हो जाएगा स्मरण, स्मरण सही तत्सम होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा। तो सौत शब्द का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा सपत्नी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा, यादृश्य, जो, यह, माँ, मातृ, चाचा, प्रतव्य। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। माँ का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा यह हो जाएगा माता। मातृ का जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा माई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी सब यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तौ, सप्त। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, किस। यहाँ और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कश्य। बाकी स्याल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा साला। और तव का यहाँ पे तव का क्या हो जाएगा? तो तव का हो जाएगा तद्भव 13। और सप्त का जो यहाँ पे सही तद्भव होगा यह हो जाएगा 7। सप्त जो है यह तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा 7। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन, चांदी। तो कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एला। एला जो है यह जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा इलायची।
इला इची हो जाएगा इसका सही क्या, तो तत्सम सॉरी तद्भव हो जाएगा। बाकी आंवला जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा आमलक हो जाएगा। जामुन जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा जम्बू हो जाएगा। और चांदी जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। बाघ, बाघ्र, हीरा, हीरिका, साखी, सखी, शीस, शीर्ष। तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है शीस का शीर्ष बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बाघ का यहाँ पे व्याघ्र होता है, व्याघ्र इस तरीके से लिखा जाएगा। हीरा का यहाँ पे जो हीरिका दिया हुआ है गलत है, हीरा का हीरक हो जाएगा, हीरक हीरक इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी साखी का यहाँ पे सखी नहीं होगा, साक्षी हो जाएगा, साक्षी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी पहले से सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो यहाँ पे भूदेव, विप्र और द्विज ये तीनों ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। मिलिंद जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची ना होकर के भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा, भौरा का पर्यायवाची होता है मिलिंद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। वायु, अनिल, मारुत, तनय। तो यहाँ पे वायु, अनिल और मारुत ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तो पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो तनय। तनय किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विबुध, रद, रदन, द्विज। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो एक शब्द है ना द्विज, द्विज किसका किसका पर्यायवाची है, तो द्विज मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। तो एक तो होता है, अभी हमने ऊपर ही देखा, ब्राह्मण का एक पर्यायवाची होता है द्विज, और दूसरा दांत का भी पर्यायवाची द्विज होता है, पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज होता है। यानी कि जो 2 बार जन्म लेते हैं, जैसे दांत भी 2 बार निकलता है, और पक्षी के लिए भी ये द्विज शब्द यूज होता है और ब्राह्मणों के लिए भी ये द्विज शब्द का प्रयोग होता है। तो जो है द्विज 3 शब्दों का पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची है, यह दांत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये दांत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस। अमर्त्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें अमर्त्य का पर्यायवाची हो जाएगा निर्जर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आदर्श जो है या दर्पण का, धन जो है या द्रव्य का, सॉरी द्रव्य जो है या धन का, और रामरस जो है यह नमक का पर्यायवाची हो जाएगा, नमक का। याद रखिएगा, आदर्श जो है यह दर्पण का पर्यायवाची होगा, और द्रव्य जो है यह धन का पर्यायवाची हो जाएगा, और रामरस जो है यह नमक का पर्यायवाची हो जाएगा। अमर्त्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो निर्जर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो मित्र का इसमें से पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो मित्र का पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सहचर। सहचर जो है यहाँ पे मित्र का पर्यायवाची हो गया। बाकी यहाँ पे मनोहर जो है या रमणीय का, प्रसून जो है या पुष्प का, और सहगामिनी जो है या पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची है। शारदा, शोभा, हेम, वनिता। तो यहाँ पे शोभा जो है सुषमा का जो अर्थ होता है पर्यायवाची होता है या होता है सुंदरता से। तो यहाँ पे शोभा जो है यह सुषमा का पर्यायवाची है। बाकी शारदा जो है या सरस्वती जी का पर्यायवाची है, और हेम जो है यह सोना का पर्यायवाची हो जाएगा, और वनिता जो है यह स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप, मदनारी। तो यहाँ पे कौन सा जो है पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मधुरिप। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी तीनों किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो तीनों जो है यशु के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी मधुरिप जो है यह किसका पर्यायवाची होगा, तो मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य से भिन्न है। भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो यहाँ पे भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये तीनों राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। रघुपति जो है यह भगवान रामचंद्र जी का पर्यायवाची हो जाएगा, राम का पर्यायवाची रघुपति होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। बाकी भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विष, गरल,
राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है राम का सौमित्र। सौमित्र किसे कहा जाता था? तो लक्ष्मण जी को कहा जाता था। सुमित्रानंदन थे ये, इनको सौमित्र कहा जाता था क्योंकि ये रानी सुमित्रा के पुत्र थे। तो यहाँ पे राम का पर्यायवाची सौमित्र नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी विष का पर्यायवाची गरल होता है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची श्री हो जाएगा, और वृष्टि यानी कि वर्षा का पर्यायवाची पावस भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य, मार्तंड, नाहर, केशरी, जलधि, रत्नाकर, अहि, नीलकंठ। तो यहाँ पे पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अहि का जो यहाँ पे नीलकंठ दिया हुआ है सही नहीं है, क्योंकि अहि जो है किसका? भुजंग यानी कि सर्प का पर्यायवाची है। कौन? तो अहि सर्प का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा, जिसका एक पर्यायवाची भुजंग भी होता है। हाँ, तो यहाँ पे भुजंग इसका पर्यायवाची हो जाएगा अहि का। नीलकंठ जो है यह किसका? शिव जी का पर्यायवाची होता है नीलकंठ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन डी में अहि नीलकंठ। तो नीलकंठ जो है यह नीलकंठ यहाँ पे मोर का भी पर्यायवाची होता है, और अहि जो है यह भुजंग या सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आदित्य जो है मार्तंड यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है, नाहर केसरी बाघ का पर्यायवाची है, जलधि रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो यहाँ पे आपादान कारक है से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, या फिर दुकानदार को ताला खुलवाया। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि दुकानदार ने ताला खोला, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा जैसा देश वैसा भेष। ऑप्शन बी में जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि तुम तुम्हारा काम करो, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा तुम अपना काम करो। आप इधर बैठो, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा आप इधर बैठिए, ये हो जाएगा। और साथ ही सीता गुणवान स्त्री हैं, इसके स्थान पर होना चाहिए सीता गुणवती स्त्री हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो प्राणायाम लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अनुयायी होता है या इस तरीके से लिखा जाएगा। विशेषता नहीं होता है, विशेषतया होगा, विशेषतया। और साथ ही निस्वार्थ जो है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, निस्वार्थ, निस्वार्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे यानी जो लिखा हुआ, सॉरी अशुद्ध पूछा गया है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यानी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि यानी इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी सूची, पैतृक और महत्व, हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा यानी। और सूची, पैतृक और महत्व, ये तीनों शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, ये जो महत्व फ्लो में आधा ऐसे लिख दिया जाता है, ये गलत होता है। महत्व जो है इसमें डबल आधा ता रहेगा, यानी कि ता में भी आधा ता और फिर वह इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो ऑप्शन डी है, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है।
उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपरियुक्त। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी का इसमें शब्द जो हो जाएगा यह कौन सा होगा, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, उपरयुक्त। ऑप्शन बी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये से ही उपरयुक्त लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन डी, क्योंकि होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, होली फाल्गुन में ही मनाई जाती है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, प्रतिज्ञा जो है गलत लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा यहाँ पे गलत है, अनुसरण गलत है और साथ ही जमुना गलत लिखा हुआ है। इस वजह से ये तीनों वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तापे छोड़ी की मात्रा ती यहाँ पे रहेगा, प्रतिज्ञा इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुसरण नहीं होता है, अनुसरण होता है, अनुसरण इस तरीके से, और साथ ही जमुना नहीं होता है, यमुना होता है, यमुना। जमुना जो है, जमुना नदी ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने के बाद जमुना कब कहलाती है ये, तो ये जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी तीनों वाक्य शुद्ध रूप भी हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या फिर सादृश्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा सादृश्य किस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है बिल्कुल। सादृश्य इस तरीके से लिखा जाता है, सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है, सादृश्य। तो यहाँ पे के जैसा, इसका जो हिंदी अर्थ होगा यह होगा के जैसा, सादृश्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में दोनों शब्द जो दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी दोनों हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेकों, एक बड़ी मुसीबत है, रात के बज रहे हैं 1:35 हो रहा है और रात में हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सारी मुसीबत इसी समय आना है, इसी समय कुत्तों को लड़ाई भी करनी है, इसी समय गाड़ी तेज़ स्पीड में जाएगी, हॉर्न बजाएगी एकदम भरपूर मात्रा में। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुँचे थे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम का शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पे एक बात जानते रहिएगा, अनेकों शब्द बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप जो होता है यह होता है अनेक, और अनेक जो है अपने आप में बहुवचन को प्रदर्शित करता है, तो इसके साथ कोई एक्स्ट्रा मात्रा लगा के इसको बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण जी के बहुत से नाम थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पे सच्चिदानंद जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी शमशान का जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा शमशान, शमशान इसका शुद्ध रूप होगा, आधा सा रहेगा। संसारिक, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक, सांसारिक लिखा जाता है, और साथ ही घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप गलत वर्तनी में है किसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो बंसी लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बंसी नहीं होता है, वंशी होता है, वंशी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना, निरामिष। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कौन सी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, तो उज्ज्वल जो है यह शुद्ध वर्तनी है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उज्ज्वल दोनों जा आधा आधा रहेंगे, बाकी यहाँ पे उद्दंड भी सही है, चौकन्ना भी सही है और निरामिष भी सही है। तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, यहाँ सींचना
अपने आप में जल से ही सींचना होता है। तो अगर किसी शब्द के साथ सींचना लगा हुआ है, सींचना क्रिया लगी है, तो यहाँ पे जल का कोई प्रयोग नहीं होगा। इसका जो सीधा रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने सुना नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विद्या सदैव, सदैव लिखा हुआ है, जबकि सही वाक्य जो सही शब्द जो होगा यह हो जाएगा सदैव। सदैव इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी सारे शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। इसका जो शुद्ध रूप होगा, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, ये भी वाक्य यहाँ पे गलत है। और प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैं सारी रात भर जागता रहा, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मैं सारी रात जागता रहा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि दिन भर वह परिश्रम करता है। परिश्रम में अपने आप ही कड़ी चीज़ें उसमें समाहित है कि परिश्रम इंसान कठोर परिश्रम ही करता है, तो यहाँ पे उसके साथ कड़े और कठोर शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, के स्थान पर को लगेगा। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से शुद्ध है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे एकांतिक जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है। एकांतिक नहीं होता, एकांतिक होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वर्तनी जो लिखी हुई है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी, व्यवहारिक। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो व्यवहारिक की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यवहारिक, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं ऊपर के तीनों ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध रूप में है। ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक। तो कौन सा शब्द यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक, यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित वाक्य का यानी कि अजस्र के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध रूप होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा अजस्र, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्योक्ति, कवित्री, पूज्य, पक्षीगण। कौन सा यहाँ पे शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो पक्षीगण जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अत्योक्ति नहीं होती है, अत्युक्ति होती है, अत्युक्ति, इस तरीके से लिखा जाएगा। कवियत्री नहीं होती है, कवयित्री होती है, कवयित्री, इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही यहाँ पे पूज्य नहीं होता है, पूज्य होगा, पूज्य। तो ये रहे तीनों शब्द के शुद्ध रूप। बाकी ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अभिज्ञ का विलोम क्या नहीं होगा? तो अभिज्ञ का जो यहाँ पे विलोम नहीं होगा यह हो जाएगा चतुर। बाकी अज्ञ, अनभिज्ञ और अभिज्ञ ये तीनों किसके शब्द हैं? तो अभिज्ञ के शब्द हो जाएंगे। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ भी होता है, और अभिज्ञ का विलोम जो है अज्ञ भी होता है। तो चतुर जो है या इसका विलोम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। तो ओतप्रोत का यहाँ पे विलोम कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे विहीन हो जाएगा ओतप्रोत का विलोम, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनीस का विलोम ईस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा और आलोक, तिमिर। तो यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं।
अर्जित का जो यहाँ पे उपलब्ध दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा अनर्जित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्वार्थ का जो यहाँ पे हितार्थ दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। परमार्थ इसका सही विलोम हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृत, शयन, निष्काम, सकाम। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जागृत का जो यहाँ पे शयन दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। जागृत का विलोम हो जाएगा सुसुप्ति। सुसुप्ति इसका सही विलोम हो जाएगा। बाकी छली का विलोम निश्चल बिल्कुल सही है, भोगी का विलोम योगी भी सही है, और निष्काम का विलोम सकाम भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है? कोप, कष्ट, आशीष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृपा का विलोम इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कोप हो जाएगा कृपा का सही विलोम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरस का विलोम है? तो औरस का विलोम यहाँ पे जारज हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उपत्यका, अधित्यका, मृदुल, रुक्ष, अर्पण, समर्पण, चांचल, स्थैर्य। तो कौन सा यहाँ पे युग्म जो है वह त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे अर्पण का समर्पण दिया हुआ है सही नहीं है। अर्पण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भूषण, पूषण, निरत, विरत, यौवन, जरा, अनायास, सयास। तो कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। भूषण का जो यहाँ पे पूषण दिया हुआ ये गलत है। भूषण का सही विलोम हो जाएगा दूषण। दूषण इसका सही विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही होगा। बाकी ये तीनों विलोम युग्म बिल्कुल शुद्ध सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है? पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन, विपुल। तो प्राचीन का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुरातन का विलोम जो होगा यह नूतन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो तो यह हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुपम जो है या इसका अर्थ जो है बेहद उत्कृष्ट से लगाया जा सकता है, और जो पहले कभी ना हुआ हो इसे क्या कहेंगे? तो अभूतपूर्व हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। जिसका अंत ना हो अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाधित। तो यहाँ पे जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहेंगे, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहेंगे, और जो साध्य ना हो उसे असाध्य कहेंगे, असाधित नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अजर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा धीर ललित। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और धीरोदांत तो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे धीरोदांत। धीरो उद्धत तो शक्तिशाली योद्धा, और साथ ही जो अभिमानी योद्धा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे धीरोद्धत कहेंगे। धीवर तो धीवर जो है यह मछली पकड़ने और बेचने वाली एक जाति होती है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, या फिर सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा इतिवृत्त के लिए यह हो जाएगा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असुमेलित जोड़े का चयन करें। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे, अपारदर्शक नहीं कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि
यहाँ पे अपारदर्शक, तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, नाकार, निराकार, विकार या फिर अल्पकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए जो एक सही शब्द है हो जाएगा या हो जाएगा निराकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नकार मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, विकार मतलब किसी स्थिति वेशभूषा में प्रतिकूल परिवर्तन, और अल्पकार मतलब छोटी अवधि, छोटा आकार जिसका होता है उसे क्या कहेंगे, तो अल्पकार कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। तो यहाँ पे विद्युत वेग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्त्री का पति बाहर हो, अप्रत्याशित, अपराकृत, प्रोषित पतिका या फिर आश्वस्त। तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे प्रोषित पतिका कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अप्रत्याशित, तो जिसकी आशा ना रही हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। अप्राकृतिक, तो जो प्रकृति के अनुरूप ना हो उसे अप्राकृतिक कहेंगे। और आश्वस्त, तो जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहेंगे। तो यहाँ पे जिस स्त्री का पति बाहर गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रोषित पतिका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यही इसका आंसर। तो ऑप्शन सी सही आंसर प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है, दावानल, बड़वानल, जलागम, भीषणाग्नि। तो यहाँ पे इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा समुद्र की आग के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बड़वानल। बड़वानल समुद्र की आग होती है, जबकि दावानल क्या होता है, तो दावानल जो जंगल होता है, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। और साथ ही भीषणाग्नि, तो जहाँ कहीं एकदम भीषण आग लगी हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भीषणाग्नि। बाकी समुद्र की आग को क्या कहेंगे, तो बड़वा नल कहेंगे समुद्र की आग को, दावानल जंगल की आग। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।